हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो नेशन। माई सेल्फ वंदना। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट या फिर सेल के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जिसको कि हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या किया? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है इसको खोजा था। रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में 1665 में क्या हुआ था? सेल की डिस्कवरी हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, मतलब उसके कुछ सालों के बाद 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को। अब इसके बाद जो न्यूक्लियस वर्ड है हमारा, तो इसका ओरिजिन है ग्रीक, जो लैंग्वेज है हमारी ग्रीक लैंग्वेज के कैरियन वर्ड से। तो हम बोल सकते हैं कैरियन का मतलब क्या होता है? कैरियन का मतलब होता है, ये क्या है? ग्रीक का एक वर्ड है, ग्रीक जो लैंग्वेज है ग्रीक भाषा का, तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियस या फिर जो कोर होता है, यानी सेंटर वाला पार्ट होता है किसी भी चीज़ का, उसको हम बोलते हैं कैरियन। तो जो न्यूक्लियस वर्ड है इसका ओरिजिन हुआ है कैरियन से। अब यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होता है? हमारा सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे प्ले करता है हमारा न्यूक्लियस। इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? सेल को क्या करना? कंट्रोल करना। सेल के अंदर जितनी भी क्या हो रही हैं सेल्यूलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन सभी को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। तो इसीलिए न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑफ द सेल, या फिर इसके अलावा ब्रेन ऑफ द सेल भी हम किसको? न्यूक्लियस को बोलते हैं। और कुछ और नामों से भी, जैसे डायरेक्टर ऑफ सेल भी हम इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे न्यूक्लियस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो न्यूक्लियस को हम डिफाइन कर सकते हैं। न्यूक्लियस क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल which control all cell activities और cellular activities। तो सारी की सारी सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ होंगी, जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, उन सब को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। तो इसीलिए न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। क्योंकि जो ब्रेन होता है हमारी बॉडी में, जो ब्रेन है या फिर किसी भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो क्या होती है बॉडी होती है, उसमें ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? ब्रेन का फंक्शन होता है कि जितने भी क्या होंगे हमारे शरीर में, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करना, और कौन सी एक्टिविटीज़ किस टाइम पे कब होगी, और कोई भी क्या है मटेरियल जैसे या फिर कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी में कितनी मात्रा में, कितने अमाउंट में क्या होगा? प्रोड्यूस होगा, और कब होगा, और किस ऑर्गन के द्वारा होगा, सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। तो ऐसे ही सेल में भी क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है? सेल के अंदर की सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है। उसी ऑर्गन या फिर उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो इसीलिए हम न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। इसके अलावा कुछ और नाम से भी हम इसको जानते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल हो गया, इसके बाद कंट्रोलर ऑफ सेल भी बोलते हैं, और डायरेक्टर ऑफ सेल भी हम इसको बोलते हैं। मतलब बहुत सारे नाम हैं जो हमारे वो न्यूक्लियस है, सेल के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, इसके क्या हैं? बहुत सारे नामों से हम इसको जानते हैं। एक तो हो गया डायरेक्टर ऑफ सेल। तो डायरेक्टर ऑफ सेल भी हम किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है किसी भी सेल के अंदर, जैसे हमने सेल के जब टाइप पढ़े थे तो हमने दो प्रकार की या फिर दो टाइप की सेल को पढ़ा था, एक तो प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। अब इनमें से जो प्रोकैरियोटिक सेल थी यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो
एक ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है जहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कवर किए रहती है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर जेनेटिक मटेरियल के बाहर से जहाँ पे क्या होती है, कवरिंग होती है, कवर्ड होता है एक स्ट्रक्चर के अंदर, उसको हम बोलते हैं, उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ये एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ये क्या है? एक ट्रू न्यूक्लियस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे ये धागे नुमा या फिर थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, तो ये क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ इनक्लोज है? एक मेम्ब्रेन के अंदर, यहाँ पे क्या है? इनक्लोज, या फिर एक मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? ट्रू न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स का क्या है? एक फीचर है, या फिर जो यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल होती हैं उन्हीं में क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ट्रू न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, तो उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अब यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल है, जैसे एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में जो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एनिमल सेल है, यहाँ पे एनिमल सेल में एकदम बीचों बीच में, सेल के एकदम सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं, या फिर ऐसा जो न्यूक्लियस है इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रिक न्यूक्लियस भी बोलते हैं। सेंट्रिक न्यूक्लियस, क्योंकि एकदम बीच में है, मिडिल में है, सेंटर में है, तो इसलिए सेंट्रिक। और कुछ सेल जैसे प्लांट सेल, यहाँ पे इसको मान लो ये क्या है? हमारी प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में हमेशा जो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये माना कोई प्लांट सेल है, ठीक है, ये सबसे आउटर लेयर क्या होती है प्लांट सेल में? सेल वॉल, और सेकंड होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे न्यूक्लियस की जो लोकेशन होती है वो कहाँ पे होती है? ये पेरीफेरी से लगा हुआ, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कोनों में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। किसमें? प्लांट सेल में। ये क्या है? प्लांट सेल है, और ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल में एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, जबकि जो प्लांट सेल है इसमें ऐसे कोने में या फिर कहीं पे पेरीफेरी से लगा हुआ होता है। पेरीफेरी यानी जो ये क्या है? सर्किल, या फिर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके कोनों में लगा होगा, बीच में ना प्रेजेंट होके इसके कोनों में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? असेंट्रिक न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, इसको असेंट्रिक। और ये क्या हो गया? हमारा सेंट्रिक न्यूक्लियस होता है। सेंट्रिक क्योंकि सेंटर में है, और असेंट्रिक न्यूक्लियस क्योंकि सेंटर में प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे न्यूक्लियस। तो ये क्या होगा? यहाँ पे लोकेशन के बेस पे न्यूक्लियस। अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में हमने बोला कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में ही क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे जो ह्यूमन आरबीसी है, यानी जो मानव की क्या होती है? लाल रक्त कणिका बोलते हैं जिसको, रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी इसका क्या है? एक्सेप्शन है। आरबीसी में क्या होता है? यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है आरबीसी में, ठीक है। तो ये क्या है? एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है? एक्सेप्शन। अब इसके बाद क्या होता है? कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जहाँ पे मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जैसे जो हमारी एक बोन से रिलेटेड सेल होती है। तो बोन में एक ऐसी सेल होती है जो क्या करती है? मतलब बोन को ब्रेक करने में हेल्प करती है। तो ऐसी सेल्स में क्या होता है? मोर देन वन न्यूक्लियस, यहाँ पे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जैसे जो हमारा पैरामीशियम है, एक प्रोटोजोआ पैरामीशियम आपने देखा होगा या फिर बुक्स में कहीं पे देखा होगा पैरामीशियम को। तो पैरामीशियम में क्या होता है? दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सेल होती हैं जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे जो नॉर्मल जो हमारी क्या है सेल्स हैं उनमें क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ और जैसे जो बोन्स वाली क्या होती हैं सेल्स, उनमें क्या होता है? मोर देन वन न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। अब इसके अलावा जैसे पैरामीशियम, तो पैरामीशियम में क्या होता है? दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। किसमें? पैरामीशियम में दो पैरामीशियम होता है जो, तो इसमें क्या होते हैं? दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियस का एक जनरल आइडिया यहाँ पे हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ पे पर्टिकुलर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एक न्यूक्लियस में।
तो यहाँ पे क्या है, ये मैंने यहाँ पे पहले से ड्रॉ किया हुआ है न्यूक्लियस का डायग्राम। तो न्यूक्लियस का डायग्राम यहाँ पे ये, अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, एक ट्रू न्यूक्लियस या फिर एक यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में यहाँ पे सबसे जो आउटर लेयर होती है, या फिर जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। और इस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर एनवलप, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हम इसको बोलते हैं। इसका क्या नाम है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे क्या होता है, सेल में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन भी। अब यहाँ पे हमने इसको क्या बोला, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सेल को घेरने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, या फिर सेल के आउटर जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसे ही न्यूक्लियस के बाहर से जो कवरिंग होती है उसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवलप भी हम इसको बोलते हैं। अब जो ये न्यूक्लियर एनवलप होता है, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इट मीन्स न्यूक्लियर एनवलप को दो मेम्ब्रेन मिलके बनाती हैं। अब इन मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन होती है यानी अंदर की तरफ की जो मेम्ब्रेन है ये वाली, तो इसको हम बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। और जो बाहर की तरफ की जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन मिला के क्या बना रही है, न्यूक्लियर एनवलप। क्या बना रही है, न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर एनवलप। अब इसके बाद यहाँ पे इनका क्या फंक्शन है पर्टिकुलरली, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस हमने इसके स्ट्रक्चर देखना है कि इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से यहाँ पे अदर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया हमारा न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, जैसे सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, यानी कोशिका में क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। ऐसे ही जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर केंद्रक में क्या होगा, केंद्रक द्रव्य। तो जो ये फ्लूइड मटेरियल होता है, यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट से मैंने इसको शो किया हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या है हमारा, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सैप भी हम इसको बोलते हैं, या फिर कैरियोप्लाज्म भी इसको बोलते हैं, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियर सैप। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लूइड मटेरियल, या फिर जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्या होता है, फ्लूइड और ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, लिक्विड वाला, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये क्या हो गया, हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्ट्रक्चर, यानी तीसरा जो स्ट्रक्चर होगा इस न्यूक्लियस के अंदर, जो ये धागे नुमा संरचना या फिर वेब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड। इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये थर्ड स्ट्रक्चर है, क्रोमेटिन थ्रेड और क्रोमेटिन फाइबर भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड और या फिर क्रोमेटिन फाइबर और क्रोमेटिन थ्रेड भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये तीसरा स्ट्रक्चर हो गया हमारा क्रोमेटिन थ्रेड। अब इसके अलावा यहाँ पे ये कुछ पर्पलिश या फिर यहाँ पे तो ब्लैक स्पॉट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोलस, या फिर केंद्रिका भी हम इसको हिंदी में बोलते हैं, न्यूक्लियोलस और केंद्रिका। तो ये क्या हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पे क्या है, इन शॉर्ट न्यूक्लियस में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, या फिर न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो न्यूक्लियस में मेनली 4 पार्ट होते हैं। एक तो हो गया हमारा न्यूक्लियर एनवलप, जो कि क्या कवर करता है, न्यूक्लियस को, यानी एक ट्रू न्यूक्लियस के जो क्या बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक या फिर डिफाइनिंग फीचर है, वो क्या है कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, मेनली जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, कंटेन करता है, कैरी करता है कौन, न्यूक्लियर एनवलप।
या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है न्यूक्लियस का, वो इस न्यूक्लियर एनवलप से क्या होता है, ढका हुआ होता है। अब इसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर जो है हमारा वो है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी जो फ्लूइड ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर सैप भी हम इसको बोलते हैं, या फिर कैरियोप्लाज्म भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये वेब लाइक या फिर एक जाल की जैसे क्या है संरचना है, एक वेब लाइक स्ट्रक्चर है, धागेनुमा संरचना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर। अब फोर्थ स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे क्या बोला, ये क्या है, एक ब्लैक स्पॉट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली जो ये स्ट्रक्चर है इनका क्या क्या फंक्शन होता है, या फिर इनकी जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या फीचर्स इनके होते हैं। इस तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर एनवलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं। तो न्यूक्लियर एनवलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जब हमने न्यूक्लियस ड्रॉ किया था तो हमने कैसे यहाँ पे क्या किया था, न्यूक्लियस को कुछ ऐसे ड्रॉ किया था, इस टाइप से क्या था, न्यूक्लियस का डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। तो इसको मैं रफली यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये क्या है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है माना, और न्यूक्लियस के बाहर से ये क्या है, न्यूक्लियर एनवलप, इसको हमने नाम दिया न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। ऐसे ही था कुछ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे दो मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन फर्स्ट, और ये अंदर के लिए जो मेम्ब्रेन है इसको हमने बोला मेम्ब्रेन सेकेंड, ठीक है। 1 और 2 यहाँ पे क्या थी, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। तो इसीलिए जो न्यूक्लियर एनवलप है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, या फिर जो हमारा न्यूक्लियस भी है तो न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त क्या है, सेल का ऑर्गन है। अब यहाँ पे जो फंक्शन होता है, इस न्यूक्लियर एनवलप का फंक्शन होता है, ये क्या करता है, सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। अब यहाँ पे देखना कैसे सेपरेट करता है, ये जो न्यूक्लियर एनवलप है ये कैसे सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर से हम यहाँ पे एक सेल बना लेते हैं, ये क्या है, सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरी की पूरी सेल ड्रॉ कर दी, तो सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो अब यहाँ पे इस जो क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमेटिन थ्रेड होगा, और यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, ट्रू न्यूक्लियस या फिर पूरा का पूरा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा, जो ये साइटोप्लाज्म है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इसको और जो ये न्यूक्लियस जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसको क्या कर रहा है, सेपरेट करने का काम करता है हमारा न्यूक्लियर एनवलप, क्योंकि इन दोनों के बीच में न्यूक्लियोप्लाज्म और जो हमारा साइटोप्लाज्म है, इन दोनों के बीच में एज अ बैरियर, एक बैरियर या फिर क्या बोल सकते हैं, एक अवरोधक बोल सकते हैं हिंदी में, उसकी तरह काम करता है न्यूक्लियर एनवलप। कुल मिला के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अलग करने का काम भी करता है हमारा न्यूक्लियर एनवलप। अब तीसरा जो फंक्शन होता है, या तीसरी जो स्ट्रक्चर जो हमारा क्या है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फीचर है, वो क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है या फिर न्यूक्लियर एनवलप जो होती है, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये यहाँ पे मैंने पूरा कम्प्लीटली इसको यहाँ पे ये क्या आपस में मिले नहीं हुए, बल्कि यहाँ पे क्या है, कुछ स्पेस यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे है इस टाइप से, है ना। तो ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर, इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर, यानी छोटे छोटे होल, छोटे छोटे छेद होते हैं न्यूक्लियर एनवलप में। अब इन जो ये पोर्स हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर से और न्यूक्लियस के बाहर, यानी साइटोप्लाज्म और क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होते हैं, क्या होता है, कुछ मटेरियल्स, कुछ सबस्टांस का क्या होता है, एक्सचेंज होता रहता है। तो इस एक्सचेंज में हेल्प करता है हमारे न्यूक्लियर पोर, यानी न्यूक्लियर पोर का जो फंक्शन है वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ सबस्टांस, यानी जो मॉलिक्यूल है कुछ, या फिर कुछ प्रोटीन्स वगैरह, कुछ भी छोटे क्या होंगे जो माइक्रो मॉलिक्यूल, उन माइक्रो मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, इन पोर्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ सबस्टांस। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अब न्यूक्लियस का जो अगला हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टडी करेंगे वो है न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर इसको न्यूक्लियर सैप भी हम इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे जो न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म सेल के अंदर कैसे होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, ऐसे फ्लूइड
न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड सबस्टांस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म को घेरे होता है या फिर इस न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर से जो कवरिंग होती है इसको हमने क्या बोला, ये क्या है, न्यूक्लियर एनवलप, जिसको कि हम आगे पढ़ चुके हैं। तो न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर से आउटर कवरिंग जो होती है। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड सबस्टांस है न्यूक्लियस के अंदर का। इसके अलावा जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये क्या करता है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कैरी करने का काम करता है, या फिर जो जेनेटिक मटेरियल होता है सेल के अंदर यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्या होगा, हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में ही स्कैटर्ड होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे इस न्यूक्लियोप्लाज्म में कैसे, इस टाइप से एक वेब लाइक स्ट्रक्चर या फिर क्या बोल सकते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ऐसे बिखरा पड़ा होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल किसके फॉर्म में होता है, यहाँ पे क्रोमेटिन थ्रेड इसको बोलते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। तो ये क्या था यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म का एक जनरल आइडिया। न्यूक्लियस का अगला स्ट्रक्चर है यहाँ पे न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रिका भी बोलते हैं, केंद्रिका। इसकी खोज की थी फोंटेना ने 1781 में। तो 1781 में जब इन्होंने इसको खोजा तो इसका नाम न्यूक्लियोलस नहीं था, तो इसको न्यूक्लियोलस जो नाम दिया वो दिया यहाँ पे, जो न्यूक्लियोलस टर्म है वो किसने दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने 1840 में क्या किया, टर्म दिया इसको, या फिर जो नाम है न्यूक्लियोलस वो किसने दिया, रॉबर्ट न्यूक्लियोलस। तो ये टर्म किसने दिया है, न्यूक्लियोलस, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब इसके बाद एक सेल के अंदर क्या हो सकते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो सकते हैं। इस यूजुअली जो क्या होती है सेल्स होती है उनमें क्या होता है, एक ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, लेकिन एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट हो सकते हैं किसी सेल्स में, या फिर कुछ दूसरे टाइप की जो सेल्स होती हैं। इसके बाद जो न्यूक्लियोलस का मेजर फंक्शन है वो क्या है, सिंथेसिस करना आरएनए, या फिर जो राइबोसोमल आरएनए होता है हमारी सेल के अंदर उसका जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियोलस में। तो न्यूक्लियोलस का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, राइबोसोमल आरएनए का प्रोडक्शन करना, या फिर आरआरएनए का सिंथेसिस करना। इसके अलावा ये क्या करता है, न्यूक्लियोलस सेलुलर रिप्रोडक्शन में भी एक मेजर रोल प्ले करता है, या फिर सेलुलर रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस का अगला स्ट्रक्चर यहाँ पे है क्रोमेटिन फाइबर, या फिर क्रोमेटिन थ्रेड भी हम इसको बोलते हैं। तो क्रोमेटिन थ्रेड या फिर क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक या फिर वेब लाइक स्ट्रक्चर, या क्या बोल सकते हैं, एक जाल नुमा, धागे नुमा जो संरचना हमें दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। तो क्रोमेटिन फाइबर क्या करता है यहाँ पे, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो जेनेटिक मटेरियल एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन के फॉर्म में या फिर क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में अरेंज होता है। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक। अब यहाँ पे जो ऐसे बोल सकते हैं न्यूक्लियस है, हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ये माना क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियर एनवलप हो गया, और ये क्या है, हमारा जो धागे नुमा संरचना है इसको हमने क्या बोला, क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। जो ये धागे नुमा संरचना यहाँ पे है, ये यहाँ पे क्या है, क्रोमेटिन फाइबर है। और क्रोमेटिन फाइबर या फिर क्रोमेटिन मटेरियल भी हम इसको बोलते हैं। ये मेनली ये यहाँ पे है क्या, इन रियल ये क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये क्रोमेटिन फाइबर जब सेल डिवाइड करती है उस टाइम पे ये क्रोमोसोम के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, यानी ये वेल डेवलप या फिर ऐसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं इस टाइप से। पहले तो इस टाइप से है यहाँ पे धागे नुमा संरचना, लेकिन जब सेल डिवाइड करती है तो ये क्रोमेटिन फाइबर ही क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम के फॉर्म में इस टाइप से क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, ठीक। और क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए जिसको कि हम बोलते हैं हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, हमारा आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए। तो डीएनए पर क्या होते हैं, कुछ फंक्शनल यूनिट, डीएनए की जो क्रियात्मक इकाई होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, उनको बोलते हैं हम जीन। और यही जीन क्या होते हैं, इनको हम बोल सकते हैं क्या करते हैं, ये जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हमारे आनुवंशिक लक्षण होते हैं, जो हमारी हेरिडिटी होती है, उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है जीन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं
क्रोमेटिन फाइबर या फिर जो क्रोमेटिन थ्रेड है, इस पे प्रेजेंट जो क्रोमोसोम होते हैं ये क्या है, मतलब आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इन शॉर्ट हम अगर न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करें हो गया, तो मेजर फंक्शन क्या है, जेनेटिक मटेरियल या फिर जो हमारी हेरिडिटी है, हेरिडिटी को ट्रांसफ़र करना, यानी माता पिता से जो क्या होते हैं लक्षण बच्चों में या फिर जो उनकी संतानों में पहुँचते हैं वो किसके द्वारा पहुँचते हैं, जो हमारा क्या है जीन है या फिर डीएनए है उसके द्वारा। और डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस में। इसके अलावा जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या करता है, सेलुलर रिप्रोडक्शन, यानी सेल जब डिवाइड करती है उसमें भी क्या करता है, हेल्प करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ न्यूक्लियस में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या फंक्शन करता है वहाँ पे, न्यूक्लियोलस का फंक्शन है राइबोसोमल आरएनए बनाना, यानी जो राइबोसोमल आरएनए है वो क्या करता है, राइबोसोम को बनाता है। तो ये आरएनए को कौन बनाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के कुछ फंक्शन और स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।